हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ केस स्टडियों का, जिनमें एक केस स्टडी बाल श्रम निवारण से संबंधित है, अर्थात यह है संविधान और कानून से संबंधित है। इसमें आप कानून के अनुसार अपना निर्णय लेंगे, संविधान में वर्णित चीज़ों के अनुसार अपना निर्णय लेंगे। और दूसरी केस स्टडी मानवीय आवश्यकता और सांवेगिक बुद्धि वाले टॉपिक पर आधारित है, जिसमें आप किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से वार्तालाप करेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे ताकि उसकी मानसिक स्थिति पर आपकी बातों का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसी तरीके से हम केस स्टडी को एक एक टॉपिक से उठा कर देखते जा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आयोग किस तरीके की केस स्टडी पूछता है। तो चलिए पहले हम पहली केस स्टडी की बात कर लेते हैं। 7वें नंबर की केस स्टडी है। इससे पहले हम 6 केस स्टडी का अध्ययन कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज में हम कुल 10 केस स्टडियों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और भी केस स्टडी हैं जो कि हमारे जो नोट्स हैं या जो हमारी बुक है हमारी इंस्टीट्यूट की, उसमें बहुत सारी केस स्टडी दी गई हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको खरीदिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे आपको केस स्टडी करने में सहायता मिलेगी। और मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि केस स्टडी हम कितनी भी करवा दें, आपसे बनेगी कब? जब आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए केस स्टडी की बात कर लेते हैं 7वें नंबर की, जो कि बाल श्रम के कारण और निवारण पर आधारित है। इसमें विषय क्या दिया गया है? बाल श्रम का कारण और निवारण। इसमें विषय वस्तु दी गई थी पहले से ही। इसमें कहा गया है कि श्रीमान एक्स उप जिला अधिकारी हैं। एक श्रीमान है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही मान लीजिए कि आप एक जिला उप अधिकारी हैं, आप एक उप जिला अधिकारी हैं। अब आपको इसके अधिकार भी पता होना चाहिए। चलिए बात क्या हुई। उन्होंने कल दोपहर का लंच एक होटल में किया। वह जा रहे थे और दोपहर का लंच उन्होंने एक होटल में किया और उन्होंने वहां पर क्या देखा कि कुछ छोटे से बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। कैसे बच्चे? छोटे बच्चे। बाल श्रम से आ गया। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ छोटे बच्चे टेबल भी साफ कर रहे हैं और साथ ही साथ बर्तन भी धो रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका नैतिक दायित्व क्या है? मैंने बोला था ना आपको क्या देखना होगा? इन प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों को देखना होगा, शक्तियों को देखना होगा और उनके कार्यों को देखना होगा कि इनका दायित्व क्या बनता है, इनके पास क्या शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उप जिलाधिकारी बनाया और आप शक्तिमान बन के कोई भी निर्णय लेने लगे। आप बोलो कि इसको जेल में बंद कर दो, इसको इस धारा के तहत ये सजा दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कुछ शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों के तहत आप कार्य कर सकते हैं। आपको कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं, उन्हीं कर्तव्य के आधार पर आपको उनका निर्वहन करना है। तो उनका नैतिक दायित्व क्या है? क्योंकि यह समस्या बाल श्रम और बाल शोषण दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके नैतिक कर्तव्य क्या होंगे ये आपको बताना है। तो या तो केस स्टडी सीधे सीधे आ जाएगी कि इस तरीके का प्रकरण उन्होंने देखा, अब वह उसमें क्या करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस होटल वाले पर केस दायर कर सकते हैं। दूसरा, उन बच्चों के माँ बाप को हिदायत दे सकते हैं और उन पर भी केस चला सकते हैं कि आपने अपने बच्चों को क्यों भेजा, उनकी पढ़ाई करवानी थी आपको, उनको रोजगार पे नहीं लगाना था। साथ ही साथ आपके पास ये भी ऑप्शन हो सकता है कि जो वहां का अधिकारी है, जो वहां का निरीक्षण कर रहा है, उस पर आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ये हो सकता है कि इनको आप यहां से निकाल करके इनकी शिक्षा का प्रबंध कराएं, इन्हें यहां से शोषण से मुक्त कराएं, या कुछ और नियम कानून के पालन करने की हिदायत दें, जन जागरूकता फैलाने का कार्य करें। तो इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। तो यदि ये प्रकरण सीधा ऐसे पूछा जाता है तो आपको अपने मन से ऑप्शन बनाने हैं और उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लिखते हुए इसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो केस स्टडी पूछी गई थी, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर करना था। ये विगत वर्षों की पीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था। क्या क्या प्रश्न थे इसमें? था क्या उन्हें बच्चों को होटल से मुक्त करवाकर उनके पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि समस्या यह है कि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना चाहता। कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके तहत वह काम करता है, या उसके परिवारों को भी शौक नहीं होता कि बचपन से ही बच्चों को कहीं ना कहीं काम पर लगा दिया जाए। हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और एक बड़ा आदमी बने, एक शिक्षित आदमी बने। लेकिन कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को किन्हीं रोजगार में लगाना होता है, चाहे उद्योग हो चाहे होटल हो। तो क्या आप उन बच्चों को होटल से मुक्त करवाएंगे? तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि आप यदि मुक्त करवाते हैं तो फिर उनके रोजगार की, उनके घर वालों के लिए जो आय है उसका साधन तो मिट जाएगा।
फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? साथ ही साथ उनके पुनर्वास की कोशिश करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्या उन्हें उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि वहां पर यह गतिविधि पहले से संचालित हो रही थी और वहां का जो अधिकारी था, संबंधित क्षेत्र का अधिकारी था, उसने वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। बच्चों को बार बार उसने वहां पर रोजगार में लगे देखा, और जबकि उसका कर्तव्य था कि बाल श्रम से संबंधित कोई भी चीज हो वह कानूनी दायरे में आती है, और यहां तक कि ये तो संविधान में भी उन्हें अधिकार दिया गया है, और यदि इसका वह उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन है, क्या आपको उस पर कार्यवाही करनी चाहिए? क्या आप उस पर कार्यवाही करने से समस्या का निदान कर लेंगे? तीसरा प्रश्न पूछा गया था, क्या यह सामाजिक समस्या प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना समाप्त हो सकती है? तो इस तरीके के 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कहा गया था आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। चलिए हम समझ लेते हैं इन्हीं केस स्टडी को कि आखिर इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, क्या उन्हें बच्चों को होटल से मुक्त करवाकर उन्हें पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो बाल श्रम और बाल शोषण से संबंधित प्रावधान आपके संविधान में और कानून में कहां कहां पर किए गए हैं और उनके तहत क्या क्या चीजें की गई हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप कानून का पालन करें, आप संविधान के अनुसार अपना आचरण करें। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कानून का और संविधान का दोनों का नॉलेज होना चाहिए। तो बाल श्रम से संबंधित आर्टिकल हम देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना क्या है? कानूनन अपराध है। उपर्युक्त प्रकरण में बाल श्रम की समस्या दिखाई देती है और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन का भी यह मामला है, क्योंकि इन्हें कानूनी तौर पर भी संरक्षण दिया गया है और संवैधानिक तौर पर भी संरक्षण दिया गया है। इस प्रकरण को लिखने से पहले, इसका आंसर लिखने से पहले, उस आंसर में आपको उन धाराओं का और अनुच्छेदों का उल्लेख करना बहुत ही अति आवश्यक है जिनके द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का की बात करें तो इसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क और अनिवार्य, जो उनके लिए आवश्यक है, वह शिक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति इससे इन्हें वंचित करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगी। फिर अगला संविधान का आर्टिकल क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध संबंधी प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है, इसके साथ ही श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 जो है वह बनाया गया है, जिसके द्वारा इस उम्र आयु, मतलब जो उम्र 6 से 14 वर्ष की उम्र है, इस आयु के बच्चों को घरों एवं होटलों आदि में कार्य निषेध संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें शिक्षा से अलग करके यदि किसी रोजगार में लगाया जाता है, चाहे वह होटल हो चाहे घर के रोजगार हो, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है, उन्हें दंड दिया जाएगा। ऐसे में छोटे बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है और कानून भी ऐसे नियोजन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम एवं बाल शोषण क्या है? अनैतिक है और गैर कानूनी तथा असंवैधानिक है, और एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है कि कोई भी ऐसे कार्य जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक हो, उन्हें होने से रोकना। तो उसे क्या करना होगा? तो उसे उन्हें वहां से निकालकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि यह उसके कर्तव्यों में आता है। इसलिए प्रशासकीय अधिकारी के रूप में श्रीमान एक्स को बच्चों को होटल से मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से उन बच्चों को मुक्त कराने के साथ साथ पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था भी करने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल प्रशासनिक दायित्वों के अनुरूप होगा बल्कि नैतिक दायित्वों के अनुरूप भी होगा, क्योंकि नैतिक कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना। क्योंकि यदि बच्चे बचपन से ही रोजगार में लग जाएंगे तो वह एक कुशल नागरिक के रूप में आगे नहीं बन पाएंगे, एक श्रम मजदूर के रूप में बनकर देश में योगदान देंगे। अर्थात देश की उन्नति में जो उन बच्चों का योगदान हो सकता था, वह योगदान से क्या हो जाएंगे? देश अछूता रह जाएगा।
यह उन बाल श्रमिकों के रूप में कार्यरत बच्चों के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्लियर हुआ? क्या करना चाहिए? तो आपको संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार क्या उल्लेख किया गया है और क्या कहा गया है, और आपको पता है कि आप क्या हैं, उप जिलाधिकारी हैं, और आपके कर्तव्य हैं कि आप कोई भी कार्य करें तो वह कानून के अंतर्गत करें, संविधान के अंतर्गत करें। और कोई भी ऐसी यदि प्रक्रिया घटित हो रही है जो कि गैर कानूनी है या असंवैधानिक है, तो उसे घटित करने से रोकना होगा। साथ ही साथ वहां के जो अधिकारी हैं, यदि उसको रोकने में किन्हीं की सहायता की आवश्यकता है तो आप वो सहायता भी प्रदान करें, और जो अधिकार व्यक्तियों को, नागरिकों को और बालकों को दिए गए हैं उन्हें वह प्रदान कराने का हर संभव प्रयास करें। अगला प्रश्न क्या था कि बाल श्रम एवं बाल शोषण की समस्या क्या समस्या होती है ना? तो यह क्या है? समाज पर कलंक के समान है। इसके लिए आखिर है क्या? तो बाल श्रम एवं बाल शोषण की समस्या समाज पर कलंक के समान है, परंतु इस पर रोक लगाने के लिए केवल सामाजिक हस्तक्षेप ही बेहतर उपाय नहीं है। इसमें लिखा हुआ था कि क्या सिर्फ प्रशासनिक हस्तक्षेप यदि इसमें हो जाए तो क्या इन्हें रोका जा सकता है? तो सिर्फ प्रशासनिक हस्तक्षेप इसमें कारगर नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी भी समस्या से यदि हमें निजात पाना है तो उसमें प्रशासन, सरकार, नागरिक, समाज और मीडिया सभी की भूमिका अहम हो जाती है। सरकार यदि उसके प्रति कानून नहीं बनाएगी तो काम सही तरीके से नहीं चलेगा। प्रशासक यदि उस कानून को सही तरीके से लागू नहीं करेगा तो यह कानून सही तरीके से अमल में नहीं आएगा, और जनता यदि उस कानून को जानेगी ही नहीं तो उसका पालन कैसे करेगी, और मीडिया यदि उस कानून का उल्लंघन हो रही है तो उसका प्रचार नहीं करेगी तो यह सरकार और प्रशासन की नज़रों में कैसे आएगा। लोगों को यदि वह जागरूक नहीं करेगी तो लोगों को उस कानून के बारे में पता कैसे चलेगा। इसीलिए यदि हमें बाल शोषण या बाल श्रम को रोकना है तो इसके लिए सभी की महती भूमिका होती है। सिर्फ प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा, सिर्फ कानून बना देने के आधार पर ही इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि बाल श्रम या बाल शोषण के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे समय से चले भी आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की यदि आप स्थिति देखें तो उस समय बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बाल श्रम में लगाया जाता है। बहुत ऐसे संभावित क्षेत्र होते हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर इन बच्चों के लिए, रोजगार के लिए लगाया जाता है। बच्चों के परिवार की भी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि उन्हें रोजगार पर लगाने के अलावा उनके पास और कोई साधन नहीं बचता है। चलिए प्रश्न को हम समझते हैं। क्योंकि यह समस्या भले ही सामाजिक समस्या है, परंतु कानून का भय एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाने के लिए प्रशासकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रशासकीय हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका कानून का लागू सही तरीके से नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर इसका भय नहीं होगा, तब तक लोग इसका पालन भी नहीं करेंगे। बाल मजदूर अधिकतर गरीबी के कारण पारिवारिक सहमति से कार्य करते हैं, और यदि प्रशासनिक कार्रवाई का भय ना हो तो नियोक्ता और पालक बच्चों को बाल श्रमिक बनने से नहीं रोकेंगे और यह समस्या अधिक विकराल होती जाएगी। बाल श्रम एवं बाल शोषण की समस्या के उन्मूलन के लिए प्रशासन और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। किसको? प्रशासन को और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। जो बच्चे बाल श्रमिक के रूप में अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उन्हें दिलाने के लिए समाज और देश को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। देश के प्रत्येक नागरिक क्या है? देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए इसका विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन को सूचित करना चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, यूथ क्लब आदि को भी इसमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ को यदि सही तरीके से लागू करना है, किसी भी चीज़ को यदि रोकना है, तो उसके लिए सिर्फ प्रशासन का हस्तक्षेप ही जरूरी नहीं है। सरकार के द्वारा कानून बना देना ही उपयोग नहीं है। जब तक कि लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तब तक उस समस्या का निदान सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से केस स्टडी समाप्त होती है और इसके तहत जो भी प्रश्न थे उनको हमने समझने का प्रयास किया है। बात कर लेते हैं अगली केस स्टडी की, जो कि मानवीय आवश्यकता एवं सांवेगिक बुद्धि के समन्वय पर आधारित है। अगली केस स्टडी 8वीं है,
जो किस पर आधारित है, मानवीय आवश्यकता और सांवेगिक बुद्धि। आपको यहां पर एक डॉक्टर बना के पेश किया गया है और कहा गया है कि आप अपने मरीज को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उसे उसकी बीमारी के बारे में बताएंगे। अर्थात जैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आप उच्च पद पर बैठे रहते हैं, तो आपके पास एक दायित्व तो होता है कि आप यदि किसी चीज का प्रसारण कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पहुंचाइए ताकि लोग आपकी बात को माने और आपकी बातों को अमल में लाएं। तो इसी तरीके से यहां पर भी एक इसी तरीके की केस स्टडी रखी गई है जिसमें सांवेगिक बुद्धि की बात की गई है कि आप सामने वाले के मन को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को उस तक रख सकते हैं। केस स्टडी को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मिस्टर सिन्हा हैं उनकी उम्र कितनी है, 62 साल है, मतलब पड़ाव तो पूरा हो ही चुका है उनका। तो मिस्टर सिन्हा हैं जिनकी उम्र 62 साल है, एक दिन उन्हें सिर में तेज दर्द हुआ, तो वह डॉक्टर से सीटी स्कैन कराने की डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, आप सीटी स्कैन करा लीजिए। सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को पता चलता है कि जो सिन्हा हैं उनको ब्रेन ट्यूमर है। क्या है, उनको ब्रेन ट्यूमर है और वह अपनी अंतिम अवस्था में है, मतलब बल्ब फ्यूज होने वाला है उनका। तो क्लियर हो गया। मतलब समझने का प्रयास करिए कि जो मिस्टर सिन्हा है जिनकी आयु लगभग हो चुकी है, 62 वर्ष हो चुकी है, एक दिन उनके सिर में तेज दर्द होता है, डॉक्टर के पास वो जाते हैं, डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप एक काम कराइए, सीटी स्कैन करा लीजिए। या सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है और यह जिंदगी की आखिरी अवस्था में चल रहे हैं, अर्थात यह अंतिम अवस्था में है। इस अवस्था में कोई भी इलाज करना व्यर्थ है, ध्यान रखिएगा ये चीज। मतलब अंतिम अवस्था है, इलाज करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पैसे की बर्बादी है, कोई इलाज करना व्यर्थ है। और मिस्टर सिन्हा के समय और धन की बर्बादी है। उनके पास कुल 20 दिनों की जिंदगी बची है। कितने दिनों की जिंदगी बची है, 20 दिनों की। ऐसे में डॉक्टर को क्या करना चाहिए, इस तरीके की केस स्टडी आपसे आगामी वर्षों में पूछी जा सकती है। ये जो प्रश्न है यहां पर दिए गए हैं, वहां पर आपको प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। ये विकल्प आपको अपने हिसाब से खोजने पड़ेंगे कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। क्या डॉक्टर सिन्हा को बता देंगे या फिर मिस्टर सिन्हा से नहीं बताएंगे, उनका इलाज जारी रखेंगे। ये प्रश्न आपको बनाने होंगे। क्या क्या उन्हें सच बता देना चाहिए या नहीं, उनका इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी इलाज करना क्या है, व्यर्थ है, बस 20 दिन की जिंदगी बची हुई है। अगला, तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन है, या तो आप उन्हें सच बता दें या फिर उनका इलाज करें। और सच बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे और इलाज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। चलिए इन प्रश्नों के उत्तरों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसे किस तरीके से लिखेंगे। बस केस स्टडी को आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि अपनी मरीज से किसी भी बात को ना छिपाएं। दूसरा, अनैतिक तरीके से, क्योंकि इसमें व्यावसायिक नैतिकता भी है, किसी अनैतिक तरीके से ऐसा इलाज ना करें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। पैसा कमाने की दृष्टि से उसके पैसे की बर्बादी ना करें। और यहां पर केस स्टडी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उनके पास सिर्फ 20 दिनों की जिंदगी बची है और कोई भी इलाज करना व्यर्थ है। तो क्या उन्हें बता देना चाहिए? तो आप खुद सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसे 20 दिन बाद मरना है तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। वह उन्हीं 20 दिनों को गिनने लगेगा, उन 20 दिनों के विषय में सोचने लगेगा और जिस तरीके से वह जिंदगी को जी रहा था उस तरीके से उस जिंदगी को ना जीकर बस मरने के ख्याल में अपनी जिंदगी को मृत्यु से भी बदतर बना देगा। मतलब वो जो 20 दिन बाद मरने वाला है उसकी मृत्यु 20 दिन पहले ही हो चुकी होगी, क्योंकि उसके हर दिन उस घटना को सोचकर ही गुजर रहा होगा कि 20 दिन बाद मुझे मरना है। तो इस तरीके से हम किसी मरीज को स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते हैं कि आपको 20 दिन बाद आपकी मृत्यु है, इलाज मत कराओ, इलाज कराने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यह भी ऑप्शन सही नहीं है कि आप उनका इलाज जारी रखें। लेकिन क्या आप डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं इलाज की जरूरत नहीं है, आप बस जाओ, आप 20 दिन के मालिक हो, घर पे रहो और 20 दिन तक सेवा करवा लो, उसके बाद आपको जाना है। तो इस तरीके से तो आप बोल नहीं सकते। तो क्या आप इलाज जारी करेंगे? तो आप इस तरीके से इलाज भी जारी नहीं रख सकते हैं कि इनके पैसे की बर्बादी हो जाए, क्योंकि वो तुमको तो 20 दिन बाद जाना ही जाना है। परंतु एक समस्या ये भी तो है कि यदि आप इलाज
करते हैं तो बहुत सारे धन की बर्बादी हो जाएगी, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी नरक में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। और यदि आप इलाज नहीं करते हैं तो क्या जरूरी थोड़ी है कि 20 दिन तक वो मरने वाले हैं तो मर ही जाएंगे, उसके बीच में कोई शोध आ जाए, ऐसा यदि ब्रेन ट्यूमर की कोई दवाई निकल के आ जाए, कुछ इस तरीके का ऑपरेशन निकल के आ जाए जो ठीक हो सकता हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर न सिर्फ नैतिक दुविधा बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर के पास निम्नलिखित कदम है, दोनों ही प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, तो नैतिक रूप से आवश्यक है कि वह मरीज को उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में बताए, ना कि झूठ बोले, क्योंकि यदि आप सामने वाले के रोग के बारे में उसे नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये नैतिक व्यावसायिकता या जो व्यावसायिक नैतिकता है उसके विरुद्ध होगा। तो आपको उसको बताना तो होगा, लेकिन बताने के भी तरीके होते हैं, डायरेक्ट उसको मत बताओ। पर चूंकि इस मामले में सत्य बताना मिस्टर सिन्हा के लिए अवसाद पैदा कर सकता है और बचे हुए जीवन को निरर्थक बना सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे उन्हें बताने की बजाय हम किसे बताएंगे? परिवार के किसी परिपक्व को बताएंगे। ऐसे नहीं किसी कमजोर को बता दिया, उनकी पत्नी को बता दिया जो चीख चीख के चिल्लाने लगी, रोने लगी। उससे क्या होगा? उससे वो नहीं मर रहे होंगे तो और जल्दी मर जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? डॉक्टर को ऐसे परिपक्व सदस्य को उसके परिवार से ढूंढना होगा जो उस चीज को समझ सके, और उन्हें बुलाकर इसके विषय में बताना होगा कि जो मिस्टर सिन्हा है उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनकी जिंदगी 20 दिनों तक बची हुई है, तो जितने भी उनके आवश्यक कार्य हैं वो आप उनसे करवा लीजिए। इनका अपन इलाज रखेंगे, इलाज करेंगे, ऐसा नहीं कि इलाज बंद कर देंगे, लेकिन इलाज उस तरीके से करना कोई संभव नहीं है। हाँ, यदि उनको अंतिम दिनों में कोई दर्द हो रहा होगा तो उसकी हम दवाई जरूर दे देंगे, लेकिन ज्यादा इलाज कराना कोई मतलब नहीं है, पैसे की बर्बादी है और पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के ही मालिक बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सीधे उनको जो परिपक्व सदस्य उन्हें सूचना देंगे। मिस्टर सिन्हा को उन्हें संकेत में बताना चाहिए कि उन्हें ट्यूमर है, मतलब डायरेक्ट ना बता के ऐसे बातों बातों में उन्हें बता देना चाहिए कि जो आपको है, आपको ट्यूमर है और स्थिति बहुत गंभीर है, किंतु कोशिश करके इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप निपट ही जाओगे, ट्यूमर है आपको, स्थिति गंभीर है, इसलिए जो भी जरूरी काम है आप वो निपटाइए, इलाज हम जारी रख रहे हैं और हो सकता है इलाज के द्वारा आप बच भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मर ही जाएंगे, आप बच सकते हैं। इससे एक तरफ उन्हें आशा रहेगी और दूसरी तरफ हल्का सा संकेत होने के कारण वह उनकी जिम्मेदारियों को जल्द पूरा कर लेंगे, जैसे कि वसीयत लिखना हो, अपने बच्चों के समक्ष यदि जायदाद का बंटवारा करना हो, तो ये जो जरूरी काम है वह उनको निपटा लेंगे। मृत्यु से 1-2 दिन पहले परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उनके साथ रहें और केवल संभावनाओं के तौर पर उन्हें सच बता दें, ताकि वे अपना आखिरी समय इच्छा अनुसार जी सकें। ऐसी बातों में संभावना में कह सकते हैं कि शायद यदि ना हुआ तो आप भी 4-5 दिनों में या इसमें आप शांत हो सकते हैं। तो संभावना हो सकते हैं, हो ही जाओगे नहीं, संभावना के तौर पर, ताकि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे, जो आखिरी समय में कुछ जीना चाहते थे, उस जिंदगी के अनुसार आप जी सकें। यह जानते हुए भी इलाज से कोई लाभ नहीं होगा, डॉक्टर को चाहिए कि वह इलाज की प्रक्रिया चलाते रहें, चाहे वह वास्तविक इलाज ना हो, सिर्फ उसकी अभिनय ही हो। क्यों? क्योंकि आप पैसे की बर्बादी मत करो, लेकिन आप यदि इलाज डायरेक्ट बंद कर देंगे तो उससे व्यक्ति को सीधा संदेश जाएगा कि अब तो हमारा द एंड है। तो समझ रहे हैं, डॉक्टर को चाहिए कि वह क्या करे? इलाज करता रहे, बस दिखावे के लिए करता रहे, वैसा इलाज ना करे, ताकि उनके पैसे भी बचे रहें और जो मरीज है उसको भी सांत्वना बनी रहे कि नहीं, हमारा इलाज चल रहा है और शायद हम ठीक हो भी जाएं। इससे मरीज को आशा बनी रहेगी, उसका समय बेहतर गुजरेगा, कम से कम अंतिम कुछ दिनों में जो दर्द है उसको कम करने की दवाई दी जा सकती है। इस संभावना से 100% इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि मरीज की मृत्यु से पहले किसी नए अनुसंधान का परिणाम सामने आ जाए और जीवन रक्षा संभव हो जाए। ऐसे में अगर इलाज से जीवन में थोड़ा सा भी बढ़ाया जा सकता है तो उसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो समझ में आया? इस तरीके से आपके सामने विकल्प होंगे और इस तरीके से आपको एक एक करके आंसर देना होगा, जिसमें आपको नैतिक मूल्यों को भी रखना होगा, व्यवसायिक मूल्यों को भी रखना होगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके से करनी होगी, निर्णय इस तरीके से लेने होंगे ताकि जिसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा सामने वाले पर ना पड़े। तो दोस्तों, इस केस स्टडी में इतना ही। आगे की वीडियो में हम कुछ और केस स्टडियों को डील करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि हम 10 केस स्टडियों को डील करेंगे इसमें, तो कुछ केस स्टडियाँ और हैं, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।